एक हिंदू लड़की के साथ में मदरसे की 4 लड़कियां मुस्लिम रहती थी, से तो कम से कम 10-12 साल वो बड़े थे, उनसे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं पुलिस के पास में पिछले 2 साल से भटक रही हूँ, तो 2 ढाई साल हो गए हैं, अभी तक सिर्फ जांच ही हो रही है। धर्मांतरण का एक ऐसा खेल जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे एजेंट के द्वारा लड़कियों को कॉलेज से ही अपने जाल में फांसना और फिर मदरसे में ले जाकर निकाह कराना, हलाला करना। एक लड़की की नर की कहानी क्या है, पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित लड़की है जिसका 3 बार निकाह किया गया, 2 बार हलाला किया गया और अपनी शिकायत को लेकर ये दर-दर भटक रही है और अभी तक इस पूरे मामले में इसकी शिकायत तक दर्ज नहीं करी। हमारे साथ पीड़ित लड़की है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप किस उम्र में थी जब आपकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ा? पूरी कहानी क्या हुआ और क्या हुआ आपके साथ वो बताएँ? जी मेरे साथ में जो जिससे मेरी दोस्ती हुई थी वो नवीन राणा था, उसका नाम नवीन था और नवीन मुझसे फ़ेसबुक पे मिला। फ़ेसबुक पे मिलने के बाद में कुछ टाइम तक हमारी अच्छी बातचीत चलती रही तो नवीन ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और इसकी वजह से मतलब घर वाले मेरे एग्री नहीं हुए क्योंकि हम एक ब्राह्मण फैमिली से और नवीन जो है वो एक दूसरी कास्ट से था। तो नवीन ने एक दोस्त को भेजा, बोला अपना फ़ोन तुम अपने घर छोड़ देना और मेरा एक दोस्त आ रहा है रेलवे स्टेशन पे, उससे मिल के उसने मुझे वहाँ फ़ोन दिया और मुझे लेकर वो हज़रत निज़ामुद्दीन आया। निज़ामुद्दीन लाने के बाद में नवीन मुझको फुलत गाँव ले गया था। फुलत में मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा है, वहाँ पर ले गया था वो मुझे और वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरे पास में अभी घर नहीं है, कुछ टाइम तुम यहाँ रह लो। ठीक है, उसने फिर घर का मैं आता हूँ और घर का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आपको पता था कि जिस जगह जी। आपको ले जाया गया वो मदरसा है या किसी का घर है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि वो किसी का जानने वाले का, उसके दोस्त का घर है हुँ। और मुझे वो वहाँ पर ले गया, तो वो अंदर जो माहौल लग रहा था, वो उसमें मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी क्योंकि अंदर औरतें का जो उनके यहाँ की औरतें हैं, उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। कितनी औरतें वहाँ पर थीं? वहाँ थी 5-6 औरतें थीं। अच्छा, जी। अच्छा। और फिर वहाँ पर जब मुझे ले गए तब मुझे पता पड़ा कि वो लोग नवीन को नावेद-नावेद कर रहे थे। मैंने बोला नवीन कहाँ है? 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक आया नहीं है वो। हुँ। तो उन्होंने कहा कि नावेद को हम बुलाएँगे, वो अभी किसी काम से गया हुआ है। मैंने बोला उसका नाम नवीन है, नावेद नहीं है। आप नावेद को बुलाओ। तो उन्होंने फिर इतने मेरी ज़िद करने पर उन लोगों ने मुझे मेरठ के मदरसे में भेज दिया। अब अच्छा। मेरठ के जब मदरसे में भेजा, तब वहाँ पर वो लोग नवीन वहाँ पर मुझसे मिलने आया। हुँ। मुझे नवीन ने समझाया कि देखो तुम अब अपने घर से निकल चुकी हो और अगर तुम अपने घर जाओगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं घर से भाग के आ गई हूँ तो घरवाले तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम यहीं पर रहो, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है तो और तुम्हें ना एक सच बात बताऊँ तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और मेरे घरवाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम्हें इस्लाम की तालीमात मिल ना जाए। तुम यहाँ मदरसे में रहो और इस्लाम की तालीमात सीखो। मैंने बोला ये मुझे उर्दू, अरबी ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती समझ में। तो उसने कहा कि नहीं तुम्हें सीखना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। बस इतना बोल के वहाँ पर मैं रोने लगी और वो वहाँ से चला गया। नवीन उर्फ नावेद वहाँ से चला गया। जी। नावेद के जाने के बाद क्या आप मेरठ के मदरसे में थी या फिर फुलत के मदरसे में लाया गया? नहीं, मैं मेरठ के मदरसे में थी। सुबह हमको कितने दिनों तक? वहाँ पर तो 2-4 2 2-3 महीने समथिंग वहाँ पर रहेगी क्योंकि जब तक वहाँ पर सुबह उठाकर 4 बजे उठाकर हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ाना, फिर उसके बाद में फ़जर की नमाज़ ऐसे करके पूरी 9 टाइम की नमाज़ होती थी वहाँ पर। हम लोगों को स्पेशल क्योंकि वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी जो हिंदू थी, पर वहाँ पर कितनी लड़कियाँ आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि वहाँ पे और भी हिंदू लड़कियाँ थीं? हाँ जी, वहाँ पर बहुत स और भी हिंदू लड़कियाँ थी, पर एक हिंदू लड़की के साथ में मदरसे की 4 लड़कियाँ मुस्लिम रहती थी और कोई भी हिंदू लड़की एक-दूसरे से बात नहीं कर सकती थी। पूरा मदरसा आगे से फ्रंट से पूरा पैक था और उस छत पे भी ऊँची-ऊँची दीवारें बनी हुई थी। जी, तो वहाँ पर 2 से ढाई महीने रहीं और वहाँ जी। पर आपको सुबह उठाया जाता था और जी। उसके बाद 9 वक़्त की नमाज़ आपसे पढ़ाया जाता जी था। हाँ, 9 वक़्त की नमाज़ सिखाई जाती थी। उसके बाद में मुझे भी इस्लामिक तालीमात, बहुत सारी हिंदी किताबें दी हुई हैं, वो मेरे पास आज भी हैं किताबें। और फिर वहाँ पर हमें अगर जो लड़कियाँ जैसे नहीं करती थी क्योंकि एक हैबिट नहीं है घर से कि हम 4 बजे उठे या फिर हम कुछ चीज़ में
मतलब कुछ सीखें, तो वहाँ हमको मारा जाता था। सुबह फिर हमको है ना कौन स मारता था आप लोग को? जो वहाँ हेड होती थी हमारी, अच्छा। जो हमको है ना नमाज़, कुरान सिखाती थी, वो हेड, वो मारती थी। फिर उसके बाद में वो हमें खाना नहीं देती थी और खाने के टाइम पे भी हमको चावल, और सिर्फ़ ये ट्रीटमेंट हम हिंदू लड़कियों के साथ में था और किसी के साथ नहीं था ऐसा ट्रीटमेंट। उन्हें अच्छे से खाना मिलता था जो मुस्लिम लड़कियाँ थी। और हमें वो सब्ज़ी मतलब शाम के टाइम पे सब्ज़ी जो वो माँस बनाते थे वो होता था, और रोटी देते थे 2, और बाकी पूरे दिन में वो चावल 1 कटोरी और फिर लहसुन की चटनी। अच्छा। क्यों? क्योंकि तुम जब तक अगर याद नहीं करोगे तो तुम्हारा खाना बंद कर दिया जाएगा। जैसे उसमें बहुत सारी सूरतें थी, अम का पारा होता है जिसमें, और सूरतें हैं वो हमको सिखाई जाती थी। कुरान की मतलब नमाज़ पढ़ने की सूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली। ये सारी सूरतें हैं, ये सीख जब तक हम सीख के सबक नहीं देंगे, हमें खाना नहीं मिलता था। और जब हमें रात में 9 बजे खाना मिलता था पूरे दिन से, तो बस हम ये नहीं देखते थे कि क्या है, क्या नहीं है। ये मतलब जैसे उसमें से हम अगर बोटी निकाल के भी रख दें, तो उसपे भी हमें मार पड़ती बोटी थी। दिया जाता था यानी नॉनवेज दिया जाता नॉन-वेज, था। हाँ। तो क्या नॉनवेज में गौवंश या गाय का हाँ मांस जी, कुछ ऐसा? उस टाइम पे मुज़फ्फरनगर में कटती थी गाय। अच्छा। जी, और वही आता था मदरसे में, अच्छा। क्योंकि इतनी सारी लड़कियाँ हैं, वो क्या खाएँगे? इसलिए। तो आपको कब पता चला कि जो आप मांस खा रही हैं वो गौमांस? वो तो हमें तब पता पड़ा कि जब वहाँ पर एक बार तकरीर हो रही थी, उस तकरीर में बता रहे थे कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ वो है नॉन-वेज, ये वाला है, गाय का। तो तब हमें पता पड़ा कि हम लोग जो खा रहे थे, वो गाय का मांस था। अच्छा। जी। 2.5 महीने मेरठ के मदरसे में रहने के बाद फिर आपको कहाँ लाया गया? वहाँ पर जब मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि अब इतना टाइम हो गया, अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब नवीन क्यों नहीं आ रहा है? तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम्हें हम वहीं ले जा रहे हैं नवीन के पास में। फिर वहाँ से मुझे फुलत लेकर आए, और फुलत फुलत यानी मुजफ्फरनगर? मुज़फ्फरनगर, जी। हाँ, फुलत गाँव में लेकर आए मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास में, फिर वहाँ पर मेरा निकाह करवाया। किससे? नवीन से या नहीं, किससे? नहीं, वहाँ नवीन नहीं था। और नवीन नहीं था? नहीं, नवीन तो नहीं निकाह था। किससे हुई आपकी? वो कोई मौलाना थे जो वो बहुत उम्र वाले थे। मैं मेरे से तो कम से कम 10-12 साल वो बड़े थे। हुँ। उनसे मेरा निकाह करवा दिया गया। क्या नाम था उनका? उसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान से आपका निकाह करा दिया गया। जी, जी। तो आपने उस समय एक्सेप्ट कर लिया कि अब्दुल रहमान से हमारी निकाह शादी हो गई है? नहीं, वो तो हमें पता भी नहीं था कि वो निकाह कैसे हुआ है। बस अच्छा। वो आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा इनसे निकाह हो गया है, और तुम्हारी तरफ से कबूल कह दिया गया है, और तुम्हारा अब इनसे निकाह हो गया, अब तुम चले जाओ। मेरा निकाह क्या मतलब शादी हो गई है। हुँ। तब हमें जब हमको लेकर खतौली गाँव लेकर आया गया, तब अब्दुल पता। रहमान, हाँ, अब्दुल यानी रहमान। पहली निकाह, पहली शादी अब्दुल रहमान से आपकी हो गई। जी, जी। अच्छा, फिर क्या तब हुआ? फिर उसके बाद में अब्दुल रहमान के साथ में वो खतौली गाँव पर मुझे लेकर आए। अच्छा। खतौली में रखा गया। फिर वो जब घर से बाहर नमाज़ वग़ैरह के लिए जाता, तो ये कहता कि इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना। हुँ। तो मेरे पे वो इतना फ़ोकस और ध्यान रखता था कि बाहर वो लॉक लगाकर नमाज़ पढ़ने जाता था। अच्छा। ताला लगा दिया करता था, जिससे कि मैं बाहर भाग ना सकूँ मौका देखकर। फिर ऐसे करते-करते उसके साथ थोड़ी-सी बदतमीज़ी, मेरी लड़ाई होने लग गई कि नहीं, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में ऐसा। तब उसने वहाँ जाकर मतलब मौलाना कलीम पे शिकायत करी कि इसको शौहर को कैसे रखते हैं, वो आता नहीं है, शौहर के हुकूक नहीं आते हैं, इसको मदरसे में क्या सिखाया, आप इसे वापस मदरसे भेज दो। तो मतलब मदरसे जाना यानी एक सज़ा थी हमारे लिए, हुँ। क्योंकि वहाँ पर वो जो सज़ा हमें मिलती थी, वो इतनी तकलीफ़ देती थी कि उठाकर हमें मदरसे भेज दिया जाता। फिर मदरसे भेजा गया, फिर वहाँ पर मैंने सोचा कि अब ठीक किस है। तरह की तकलीफ और यातनाएँ मदरसे के अंदर आप लोग को दी जाती थी? मदरसे में खाना नहीं देना, पानी तक का हिसाब रखना कि घड़ा रख दिया, उसमें पानी इतना ही मिलेगा, आपको इसको इतना ही यूज़ करना है। यही चीज़ें वहाँ पर थी। खाना नहीं मिलना, फिर उसके बाद में सारा उन लोगों का जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन सब का काम करना। हम लोग सारा उनका काम करती थी मैं। जैसे कि आपका जो पहला निकाह हुआ, आप खतौली गईं, खतौली में कितने दिनों तक साथ रही, उसके बाद फिर आपको मदरसा भेजा गया? कम से कम 15-20 दिन रही मैं। क्यों? क्योंकि खतौली में? हाँ, उससे मेरे झगड़े लड़ाई शुरू हो गए थे। जी। उसके बाद में वापस मदरसे भेजा गया। हुँ। फिर मदरसे में वो शौहर को कैसे रखते हैं, ये बताया गया कि नहीं, उसके साथ ऐसे बदतमीज़ी मत करना। शौहर खुश है तो अल्लाह खुश है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो बताना शुरू हो गई थी हम लोगों को। अच्छा, जी। फिर उसके बाद फिर आप उसी के साथ दोबारा आ गईं? हाँ, वो वापस मुझे मतलब मदरसे से मौलाना की गाड़ी में वापस मुझे लाया गया। तो मैंने सोचा कि अब इसके साथ थोड़ा-सा अच्छा बिहेवियर करूँ, जिसमें कि मुझे मौका मिल जाए और मैं यहाँ से बस निकल जाऊँगी, हुँ। कैसे भी करके भाग जाऊँ मैं यहाँ हुँ। से।
बट वहाँ पर मैं इसके साथ अच्छा बिहेवियर करती भी थी, और मैं एक बार छत पे जाकर भागने की कोशिश में उसने मुझे पकड़ लिया, और फिर मुझे वापस उसने जयपुर भेजा। जयपुर क्यों भेज दिया? जयपुर भेज दिया गया था, वहीं से हज़रत की तरफ से ही जयपुर भेज दिया गया था। जयपुर में एक मदरसा था वहाँ पर, अच्छा। कि ये भाग रही है और ऐसा, इसको अब इसके साथ मैं नहीं रहूँगा। वहाँ भेजकर उसने मुझे तलाक दे दिया तो फ़ोन पे। जयपुर यहाँ से खतौली से आपको जयपुर ले जाया गया, जयपुर में किसी मदरसे में आपको रखा गया और जी। वहाँ से आपको तलाक दे दिया जी, गया। हाँ, तलाक दे दिया गया था वहाँ पर। जयपुर में तलाक देने के बाद क्या स्थिति, कितने दिनों तक जयपुर में रही और फिर जयपुर में आपके 3 साथ क्या हुआ? 3 महीने 10 दिन वहाँ पर रही, फिर उसके बाद में इद्दत का पीरियड होता है, जब आदमी तलाक दे देता है, 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, वो इद्दत में मैं फिर वहाँ पर रही। फिर उसके बाद में वहाँ पर उसने फ़ोन पे बात करी, मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बात करी और बोला कि कोई नहीं, वो तुम्हें रखना चाहता है दोबारा, पर अब तुम्हारा सिचुएशन ये है कि तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। अच्छा। हलाला मैंने पूछा कि ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि दूसरे से निकाह करके तुम उसके साथ दोबारा रह सकती हो। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कुछ और भी होगा, फिज़िकल भी होगा, ये नहीं बात बताई। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा दूसरे से निकाह करेंगे, वो तुमको तलाक देगा और फिर तुम इसके साथ रह सकोगे। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसमें उलझती ही जा रही थी, उलझती ही जा रही थी। मैं निकलना चाहूँ तो मैं कैसे निकलूँ? क्योंकि मेरे पास में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, किसी का कोई नंबर नहीं। तो बस फिर वहाँ पर उन्होंने किसी मौलाना से मेरी शादी करवाई, शादी करवाने के बाद में फिर यहाँ पर आए। जयपुर में ही किसी मौलाना से जी, दोबारा आपकी शादी शादी करवाई और फिर करवाई। उन्होंने तलाक दिया। उसका फिर नाम क्या था जिससे आपकी दोबारा नहीं, फिर करवाई? उनका नाम वग़ैरह कुछ भी नहीं, सब उनको है ना बस हज़रत ही कहते थे, अच्छा। उनको भी हज़रत ही कहते थे। हज़रत मतलब इनके इसमें कोई बड़े पीर वग़ैरह होते तो उनको हज़रत ही बोला जाता है। तो हजरत से आपका दोबारा फिर से जी, निकाह हुआ। जी। फिर हजरत ने कितने दिनों तक रखा हुआ? वो उन्होंने 4-5 दिन तक उसी 4-5 दिन तक मदरसे में। रखा। उसी जी, मदरसे में 4-5 दिन जी, रखे और जी, 4-5 दिन तक आपके साथ गलत होता रहा, आपके पास अत्याचार होता रहा जी। और कहीं न कहीं फिजिकल रिलेशन वगैरह सारे बनाए गए। जी हाँ, बिल्कुल। फिर वो क्या हुआ उसके बाद जब वहाँ पर रही आपके साथ हलाला हो चुका था आपके तब तक, जी। उसके बाद? उसके बाद तो उसने जब फिर हज़रत ने दूसरी जगह मौलाना कलीम सिद्दीकी ने फिर दूसरा जगह मेरा निकाह करवाया, कहाँ पे? मुदस्सिर पठान से। मुदस्सिर पठान। ये का जी। मुदस्सिर पठान ये कहाँ मिला आपको? ये मुझे नहीं मिला था, ये हज़रत के वहीं पर ही मिला था। अच्छा। हज़रत ने ही मेरे लिए ढूँढ दिया था कि आपको अब इनसे आपका निकाह हो जाएगा, ये ज़िम्मेदारी आपकी सँभालेंगे। क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिन बैठाकर किसी भी लड़की को नहीं रखा जाता। फिर वो कहीं न कहीं इन्हीं की पूरी गैंग के अंदर चेंज होती जाती हैं। मैं मुदस्सिर चेंज ही पठान हुई। के साथ आपका जो निकाह है वो कहाँ पे हुआ? वो वहीं पर ही हुआ था, फुलत में ही। फुलत यानी वहाँ मतलब जी, जयपुर से अब आप फिर से एक बार हाँ, फिर यहाँ आ गई। मुज़फ्फरनगर फुलत आ जी, गई। फुलत आ गई थी मैं। फुलत में मुदस्सिर रहमान पठान से आपका निकाह हो गया। जी, मुदस्सिर से, हाँ। उसके साथ कितने दिनों तक रही? उसके साथ में मैं 2-3 साल रही हूँ, 3 जहाँ साल? हाँ जी, अच्छा, उस जी, ये जो आपका नाम बदला गया है, ये इसमें आपका नाम हाँ। सारा नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, इसमें ये नाम चेंज करवा दिया था क्योंकि कहीं पर भी वो लोग सफ़र में या कहीं ले जाते थे या किसी होटल में हमको रास्ते में रुकना होता था, तो मेरी आइडेंटिटी हिंदू नाम से थी, इसकी वजह अच्छा, से। तो आपका नाम आ गया सारा खान, मुदस्सिर खान पठान। जी, अच्छा, जी। ये निकाह के बाद ये आपका नाम दिया गया। हाँ, ये नाम दिया गया और इसी से इन लोगों ने सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। मेरे आधार कार्ड बनाया, मेरा पैन कार्ड बनवाया और मेरा अ, यही आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, यही चीज़ ये लेकिन डॉक्यूमेंट आपका जो बैंक में भी पहले का यही आधार था। कार्ड है, जब आप इंदौर में थी, या जब आपने 10th किया, 12th किया, बीबीए के लिए आपने एडमिशन कराया, वहाँ पर आप जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है। जी हाँ, वही है। बस इसमें उसमें आपका नाम शर्मा, आप कोई ब्राह्मण लड़की के नाम से आपका नाम है, जी, चूँकि जी, नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं। जी, उस नाम से था, उसके बाद सारा जी। मुदस्सिर पठान आप बन गई। जी हाँ, ये तो नाम चेंज करा गया। मुदस्सिर पठान के साथ कितने दिनों तक रही आप? 3 साल 3 साल। हाँ, फिर तो उसके मदरसे में रही या मदरसे के नहीं, आस-पास? मदरसे से बाहर रही। मदरसे से बाहर। मदरसे से बाहर ही रखा गया और उसके पास से उसकी डेथ हो गई। मुदस्सिर पठान की डेथ हो गई। हाँ जी, कंपनी में उसे करंट लग गया था तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा। जी, ये कब की बात है? ये 2019 में डेथ हुई थी। 2019 में आप मुदस्सिर पठान जब बन गई, उसकी डेथ हो गई। जी। उसके बाद क्या सिचुएशन आया आपके हाँ, साथ? उसके बाद में फिर लॉकडाउन का टाइम आया तो मुझे गंगो लेकर आए गए। गंगो में मुदस्सिर का ही दोस्त है ये खालिद हुसैन, हुँ। इससे मेरी शादी करवाई गई। ये खालिद हुसैन से किसने आपकी शादी करवाई?
इसकी शादी तो जमीयत ए उलमा हिंद ने। जमित। जमीयत अच्छा। जमीयत जमीयत के हैं, सदर थे वो लोग। अच्छा। उन्होंने शादी मेरी करवाई अच्छा। मुदस्सिर से। और मुदस्सिर से शादी करवाने के बाद में बागपत के मौलाना बिलाल हैं, हाँ। उन्होंने उससे मेरा निकाह करवाया था। नहीं, नहीं, जी। मेरा ये सवाल था कि जब मुदस्सिर पठान की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या फिर से किसने कलीम सिद्दीकी ने संपर्क किया, आपको फुलत लाया गया या फिर वहीं पर मौलाना ने आपकी शादी नहीं, कर दी? नहीं, ये तो क्योंकि खालिद जो था वो मुदस्सिर का दोस्त था, तो हाँ। खालिद जमीयत उलमा हिंद से मिला था, तो जमीयत के साथ में अब यहाँ पर जमीयत आ जाती है, जमीयत के कॉन्टेक्ट से वो लोग यहाँ पर लेकर आए। अच्छा। जी। और बाकायदा जिनके पास में गंगो में मुझे रखा गया, उनकी वाइफ़ के मोबाइल से ही जब खालिद मुझसे जब बात करता था, तो उसमें उसने ये कहा है कि देखो तुम शादी के लिए मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। और ये बताया था कि मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी मर गई है, ये भी बताया गया था। जी। खालिद ने बताया था। हाँ। तो क्या खालिद से जब आपकी निकाह हुई, क्या उससे पहले भी हलाला होना पड़ा? नहीं, नहीं, उससे पहले हलाला नहीं। अब यहाँ पर खालिद ने मुझे कुछ टाइम 2 साल तक रखा, फिर खालिद ने मुझे ये तलाक आपको मैंने जो दिखाया वो तलाक दिया। फिर उसके बाद में उसकी माँ ने और उसके भाइयों ने ये समझाया कि देखो तुम इधर-उधर कहीं मत जाओ और भाई तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हारा मतलब जो हलाले वाला प्रोसेस है वो जीजा के साथ में उनके जीजा के साथ में करवाया जिसका नाम फ़खरुद्दीन मलिक है। हलाला दोबारा आपके फखरुद्दीन के साथ भी हुआ? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि वो सिर्फ़ तुम्हें टच करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ पहले तुम्हारे साथ जो भी हुआ, वो सब मौलानाओं ने गलत करवाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें मतलब फ़िज़िकल हो, ऐसा बोलकर। पर वो जब मुझे लेकर गया, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया था और वहाँ बोला कि तुम्हारा इनसे शादी होएगी, उस शादी के बाद में तुम मुझसे शादी कर सकोगी। तो खालिद हुसैन के जो जीजा हैं, जी। नाम आपने बताया, क्या नाम बताया? फ़खरुद्दीन मलिक। फ़खरुद्दीन मलिक। फ़खरुद्दीन मलिक के साथ आपका हलाला हुआ? जी हाँ, हलाला हुआ और मुझे मतलब उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी, खालिद की माँ, उसके भाई सब लोग वहाँ मौजूद तो थे। खालिद के परिवार ने ही हाँ। फ़खरुद्दीन के साथ आपका हलाला जी, करवाया? हाँ, उन्होंने उसके साथ करवाया फिर उसके बाद में जब मैं खाना खाने के बाद मेरी तबीयत सी खराब होने लगी तो उन्होंने कहा तुम अंदर जाके आराम कर लो। फिर उस टाइम की मैं सोई, अगले दिन जब मैं उठी हूँ तब मुझे पता लगा कि मेरे साथ में कुछ हो गया है कुछ क्योंकि गलत हुआ है? जी। यानी फ़खरुद्दीन ने भी आपके साथ कुछ गलत किया? जी हाँ, कला और फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को डाइवोर्स दिया। फिर चांदनी चौक के शाही इमाम हैं, हाँ। उनका नाम है मौलाना फुरकान, हाँ। जो गुरुद्वारे के पास में है वहाँ पर, उन्होंने इससे मेरा दोबारा निकाह करवाया फिर खालिद खालिद से से। दोबारा निकाह हुआ? हाँ जी, खालिद से दोबारा निकाह करवाया। अच्छा। और फिर उसके बाद में उन्होंने जब मैंने उनसे बोला कि मुझे हज़रत मतलब आप मौलाना वो मेरे को निकाहनामा दे दें, तो उन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। अच्छा। जी, और उन्होंने कह दिया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि पहले तुम मेरे पैसे कौन देगा और तुम जाके पहले पैसे दो फिर मैं तुम्हें निकाहनामा दूँगा। तो मैंने कहा मैं पैसे दे दूँगी, तो बोले कोई बात नहीं हम कोर्ट में देख लेंगे फिर तुम्हें, बस। तो क्या आपको लगता है इस दौरान लगातार आप यातना सहती रही, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ से निकलूं, भागूं, पुलिस के पास जाऊं? बिल्कुल लगा, बिल्कुल मैं पुलिस के पास में पिछले 2 साल से भटक रही हूँ, 2 साल से जा रही हूँ, जाँच के नाम पे मुझे बुलाते हैं और बस उसके बाद में मैं यहाँ के डीएलएफ अंकुर विहार के एसएचओ के पास में गई। उन्होंने कंप्लेंट लिखने की जगह जहाँ मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ में धर्म परिवर्तन का जमीयत मुझसे सर्टिफ़िकेट माँग रही है और ये सब चीज़ें मैं बाय प्रूफ़ कह रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगी। उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा वकील करो और तुम धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट लाओ, तो मैंने कहा खालिद मेरे साथ रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं उसका तो तुमसे जी भर गया है। मैंने एसएचओ साहब को ये सारी बातें बताई। उन्होंने वहाँ पर मेरा ये केस लिखने की जगह उन्होंने हस्बैंड वाइफ की मारपीट का एफआईआर लिख दिया। जबकि वो चीज़ मैं करवानी नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो 3 दिन का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, तुम दोनों अलग हो जाओ, ऐसा-वैसा। तो मैं वहाँ पर गुहार अपने तलाक की या अपनी शादी को बचाने के लिए नहीं गई थी। जो मेरे साथ में गलत करा गया है कि इस इंसान ने मेरा हलाला भी करवाया, इसने मुझे धमकियाँ भी दी, इसने मेरे को मेरे पीछे मारने के लिए सारी चीज़ें करी। तो मैं उसकी कंप्लेंट लिखाने गई थी, ना कि ये कि नहीं मेरे को इसके साथ रहना है या कुछ ऐसा। तो सर ने वहाँ पर ये वाली कंप्लेंट लिख दी और उसके बाद से अब तक मैं भटक रही हूँ। वो तो अब मुझे इसलिए मैं अब निकली हूँ क्योंकि मुझे मेरी दोस्त, भैया
जो है वो उनका एक सपोर्ट मिला, जो संगठन वाले हैं उन लोगों ने मेरी मदद करी, तब जाके मुझे इतनी हिम्मत मिली है। और अभी भी हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा हो जाए। पर हम कमिश्नर साहब गाज़ियाबाद में कमिश्नर साहब के पास में गए, उन्होंने भी यही जाँच का आदेश दे दिया। तो 2 ढाई साल हो गए हैं, अभी तक सिर्फ़ जाँच ही हो रही है। असल में मेरे जैसी लड़कियाँ जो फँस जाती हैं, वो निकलना चाहती हैं, पर वो नहीं निकल पाती हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास में जाती हैं, तो सिर्फ़ बस यही बोला जाता है कि जाँच करी जा रही है, जाँच करी जा रही है, फिर क्या करती है? मजबूरन या तो वो मर जाएँगी या फिर मजबूरन उनको ही अपने आप को सरेंडर इन्हीं लोगों के पास कर देंगी कि ठीक है, यही सब चीज़ें होती जाएँगी, हलाला क्या तलाला। लगता है कि आपको बेचा भी गया जिस तरीके से आपने नवीन राणा की जिक्र किया, जी, वो बाद में नावेद निकलिया, जी, नावेद आपको उस मदरसे तक पहुंचाया, उसके बाद वो गायब हो गया, जी, बिल्कुल। लापता हो गया। जी, तो क्या लगता है कि पैसों के लिए अलग जगह आपको बेचा गया, वहां पर जाके आपकी निकाह कराई गई, उसके बाद आपको हलाला कराया गया? जी, बिल्कुल। ये सिचुएशन बेचने वाली बिल्कुल मैंने अपने कानों से सुनी है कि अब्दुल रहमान ने बात कर रहा था मौलाना कलीम सिद्दीकी से, तो उन्होंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे या उन्होंने दिए। तो मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ लगने लग गया था कि ये सब चीज़ें हैं ना पैसों के लिए होती है। फिर लास्ट टाइम तक भी मैं ये चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब खालिद हुसैन ने मुझे नोटिस भेजा कि मैं 5 साल से इसके साथ में हूँ, 4 साल से 3-4 साल से, तो फिर मैं हिंदू हूँ, तो फिर इसने मुझे रखा क्यों? इसने नोटिस मुझे हिंदू का भेजा कि हिंदू-मुस्लिम की शादी नहीं होती है, तो फिर मुझे रखा क्यों? अगर मैं हिंदू थी, तो फिर मेरा हलाला क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ों ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि वाक़ई में मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। ये सारी चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं मेरे साथ में। जी। अच्छा, ये जो आपके साथ गलत हुआ नावीद से लेकर खालिद हुसैन तक, इसमें कलीम सिद्दीकी का क्या रोल था? और वहाँ पर आप जैसी कितनी और लड़कियाँ थी जो इस तरीके से यातनाओं से गुज़र रही थी? कैसे उनको वहाँ तक लाया जाता था? आपकी बातचीत भी होती थी? किस तरह से रखा जाता था और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था? ब्रेन वॉश तो ऐसा होता था कि किताबें दी जाती थी, इसमें किताब थी आपकी अमानत आपकी सेवा में, फिर अरमुगान छपती थी जिसमें है ना अरमुगान में हमको ये मतलब इबरत को क्या बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को भी बहुत सारे उर्दू ही वर्ड आते हैं कि जिससे हमको इबरत मिले कि नहीं देखो इन लोगों ने तुम्हें मतलब इस्लाम को किस तरह से अपनाया है, इन्होंने बुत परस्ती छोड़ी है यानी मतलब भगवानों को मानना छोड़ा है, ये मिट्टी के हैं, ये तो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, ये तुम्हारी क्या सुनेंगे? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको सिखाई जाती थी। और अगर जो लड़कियाँ नहीं मानती थी इस चीज़ को, तो वो ये कहते थे कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया है, वो ये धर्म और ये जात देखकर तो नहीं, ना इस चीज़ का कोई मैटर था। पर उन लोगों को अ, इस्लाम को स्टडी सिखाने के लिए हयातुस सहाबा है, आखिरी नबी है और ये बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। आपका ये निकाहनामा मेरे पास है और ये निकाहनामा खालिद का के साथ आपकी जो जी, निकाह हुई दिल्ली के अंदर, ये जी, वो निकाहनामा आप भी ये देखिए। जी, लेकिन इससे पहले 2 निकाह आपका पहले भी हो चुके, क्या जी। उसकी नहीं, कागज़ात, नहीं। उसका निकाहनामा नहीं मिला नहीं, आपको? वो जलसे में जो हज़रत निकाह करवाते थे, वो जलसे में करवाते थे। उनके जब जलसा होता था, तो उसमें निकाह मौलाना पढ़ के करवा लेते थे और बस। कोई निकाहनामा कोई नहीं है यहाँ निकाह पर। कोई प्रूफ़ नहीं बनता था। यहाँ तक कि मैं जो आई थी, मेरे स्टडी के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे सारे आकांक्षा मतलब हुँ, हिंदू नाम से हैं, हुँ। वो सारे उन लोगों ने ले लिए और चेंज करे हुए मुझे दे दिए। मतलब सारे पेपर आपको ले लिए आपसे, जी, डॉक्यूमेंट्स में थे। क्या जी। उस समय आप बातचीत करने के लिए क्या मोबाइल होता था आपके पास, मोबाइल रखते नहीं, थे? नहीं हमको मोबाइल नहीं देते थे। वहाँ पर मदरसे में लड़कियों किसी भी लड़कियों को मोबाइल अलाउड नहीं था, कि जिसमें कि वो कहीं कॉन्टैक्ट कर ले या कुछ हो जाए, इसलिए कभी मोबाइल नहीं दिया गया हमें। खालिद भी मुझसे जो बात करता था, वो भी जिनके वहाँ पर मैं रही थी, उनके मोबाइल से करता था। जिस दौरान आप खालिद के साथ रहीं, मुदस्सिर पठान के साथ रहीं, इससे पहले जी, जिनके साथ रहीं, क्या अब्दुल रहमान। उन अब्दुल रहमान के साथ रहीं, क्या उस दौरान उन लोग संपर्क आपसे कैसे करते थे? नहीं, वो तो मिलते थे डायरेक्ट आके मतलब घर में भी कोई मोबाइल-वोबाइल नहीं होता था? नहीं, 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 वो तो कभी इस मिलने बीच में आते थे। आपके परिवार से संपर्क होने की कोशिश नहीं हुई, जो आपके माता-पिता जो इंदौर में रहते हैं? जी नहीं, उनसे नहीं हुई क्योंकि नंबर तो मोबाइल में सेव होते हैं, याद तो नहीं था नंबर और
फिर मैं किस उससे मैं उनसे संपर्क करती कि जब गलती मैंने कर दी हो, इसलिए मैं उनसे संपर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या अब चाहती हैं आप लोग कि मतलब अब इस स्थिति में कैसे इंसाफ मिले आप? मैं जो मुकदमे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ, मेरा मुकदमा लिखा जाए। और योगी जी से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि है ना, ऐसी कोई ऐसी हेल्पलाइन बने, जैसे कि मैंने जब उन्होंने जारी करी थी यूपी एटीएस का, तो मैंने उस पे भी कांटेक्ट करा। तो ऐसी कोई हेल्पलाइन वगैरह बने कि जहाँ पर कोई लड़की आए तो उसकी सुनवाई हो। सारे थाने वाले ऐसा करते हैं कि है ना, सिर्फ जांच का नाम देके उन्हें भेज देते हैं। पर अगर सडनली उसी टाइम एट द टाइम अगर कुछ हो जाए, तो कम से कम मतलब इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो शुरुआत में जब आप मदरसे में फंसी, कलीम सिद्दीकी के पास गई, क्या उस दौरान आपने कभी कोशिश नहीं की कि किसी भी तरह पुलिस तक पहुंच जाए, शिकायत कर दें या फिर किसी तरह भागने की कोशिश? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई निकल सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी होती थी कि बाहर बाहर जेंट्स होते थे, लेडीज अंदर होती थी, कोई भी उस गेट को पार नहीं कर सकता था। अच्छा। मदरसे में इतनी सिक्योरिटी थी कि आगे से कोई बाहर झांक नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरी दीवारें पैक होती हैं। ये मदरसे आगे से पूरे पूरे पैक होते हैं, सिर्फ एक जाने का छोटा रास्ता होता है। और छत की दीवारें भी इतनी ऊंची होती हैं कि कोई देख भी नहीं सकता सिवाय आसमान के। हमें हमने वहां कभी कुछ नहीं देखा। कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और कई मामले आए। जो हिंदू लड़कियां वहां पे थी, उनको कैसे वहां पर रखा जाता था और वो कहाँ तक पहुंच पाई? वो भी किसी न किसी थ्रू में, ये मतलब प्यार मोहब्बत से ही फँसाया जाता था। जैसे कि वो कहते हैं कि है ना, जंग करके कुछ नहीं हासिल होता है, प्यार से बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो एक, ये जो ट्रैप है, प्यार से ही लेकर आने वाला है। प्यार में फँसा कर लाना, फिर उसके बाद में अगर वो अपनी सच्चाई भी बता देते तो क्या करें कि हाँ ठीक है, मतलब लड़की उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो पीछे सब कुछ छोड़ के अब उस इंसान के साथ में है। मजबूर में क्या करे वो? तो इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप एक पे जाती रहती हैं। और दूसरा मोटिव है कि गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद इनके इसमें सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि हम एक आदमी के ऊपर कम से कम 4 औरतें तो होनी चाहिए। जो वो हर कास्ट की हों, हर उसकी हों, अपनी फैमिली मतलब उनकी वहाँ की भी मुस्लिम्स भी हों। तो वही मोटिव है उनका बस। गजवा हिंद का आपने जिक्र किया, क्या इसके बारे में क्या बताया गया था कि गजवा हिंद क्या है और इसके लिए क्या क्या करना क्या चाहिए? प्रिपरेशन ये है उनकी, गज़वा हिंद जो है, वो एक वक़्त पे आने वाली काफ़िरों के साथ जंग है, जो काफ़िरों के साथ जंग होगी। उस जंग में कई लोग हमारे शहीद होंगे, तो अपनी जनसंख्या तुम इतनी बढ़ाओ कि जिसकी वजह से कि हम इन लोगों पे हावी हो जाए, ये हम पे हावी ना हो। और उसमें कई कत्लेआम होंगे, इसीलिए इनके यहाँ बच्चों का क्या गजवा हिंद का कोई पाठ पढ़ाया जाता था? कौन पढ़ाता था ये बात? जी, बहुत इंटरेस्टिंग आप बात बताई कि जी। गजवा हिंद जो आप लोग को बताया जाता था कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए और कहीं न कहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जी, एक उनका एक मोटिव है जिसके ज़रिए वो लगातार काम करते हैं, धर्मांतरण से लेकर जी। हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों के साथ शायद निकाह करना, फिर उसे छोड़ देना और अलग-अलग जगहों पे हलाला कराना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सामने आती है। गजवा हिंद के बारे में क्या आप लोग को बताया जाता था? गज़वा हिंद के बारे में बस यही बताया गया है कि एक दिन हमें वो आपको जंग कोई किसी ने लड़नी है। बताया था? जी हाँ, बिल्कुल किताबें हैं, किताबों में इसका ज़िक्र है। हुँ, और गज़वा हिंद के बारे में बाकायदा बयान होते हैं मौलानाओं के। हुँ। और उसमें कहते हैं कि तुम इतनी औलादें पैदा करो जिसको गज़वा हिंद के लिए हम आगे प्रिपेयर कर सकें, हम तैयार कर सकें, बाकायदा जो हमें जंग करनी है एक दिन इन काफ़िरों के साथ में। पर जो लड़कियाँ आती हैं, उनको वो काफ़िर ही मानते हैं। जिसमें मैंने थाने में जाके बस ये बात कह दी थी कि सर ऐसा-ऐसा मेरे साथ में करा गया, तो उसमें मैंने आपको जैसे रिकॉर्डिंग सुनाई, इसमें कहा जा रहा है कि तू मुर्तद इस्लाम है, तू काफ़िर है, तू मुनाफ़िक है, अगर तू अपना हक मुसलमान बन के माँगती। तो अगर मैं थाने कोर्ट में चली गई हूँ अपने हक के लिए, तो तू इस्लाम से फिर गई है, यानी तू काफ़िर है। तो पहले तो यही तो कोशिश करी जाती कि उन लड़कियों को मुसलमान बनाकर, उनसे औलाद जो पैदा होगी उनको आलिम हाफिज बनाकर, फिर उसके बाद में उन्हें गजवा हिंद के लिए आगे जनसंख्या बढ़ाई जा सके। इस बीच नावेद के बाद ये आपने कुछ नहीं बताया कि नावेद ने जब आपको मदरसा छोड़ा और एक बार मेरठ में मुलाकात हुई, उसके बाद नावेद उर्फ नवीन जी। कभी आपसे संपर्क किया, कभी कभी आपसे नहीं, मिलने की कोशिश किया? ना उसकी वो फेसबुक आईडी मिली, ना उसका कोई कांटेक्ट नंबर मिला, वो कहाँ गायब हुआ वो नहीं पता मुझे भी। जबकि ना नवीन जो था,
वो जिम में ट्रेनर था और देहरादून का था वो। देहरादून का रहने हाँ वाला जी, था। हाँ। क्योंकि ऐसे कई मामले भी अभी सामने जी, आए जी, हैं हाँ, जहां पर देहरादून। जिम ट्रेनर जी, लड़कियों को धर्मांतरण कराता था, उसको अपने जाल में फंसाता था और तमाम वीडियोस भी बनाए। जी, हमने देखा, कई खबरें भी आई सामने, उत्तर जी, प्रदेश के अलग-अलग जगहों से ऐसी खबरें जी, आई। तो क्या जिम ट्रेनर इस तरीके से लोग लड़कियों को ट्रैप में लाता है, हाँ, उसके बाद उसे बेच देता है एक बतौर जी। एजेंट के तौर पे? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि है ना जिम ट्रेनर जो होते हैं बॉडी पर्सनैलिटी दिखाना, अपनी अट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद में वो अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि मेंटेनेंस अपना करने के लिए वो इन सब चीज़ों में जाते हैं, जिसमें कि उनको पैसा मिले और पैसा मिले तो वो अपनी एक अच्छी लाइफ़ लग्ज़री और अपनी बॉडी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए वो यूज़ कर सकें। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जिम ट्रेनर इस चीज़ में इन्वॉल्व जब हैं। मारपीट होती थी हिंदू लड़कियों को, जिसको बहला फुसला के वहां लाया जाता था, जी। उसको कन्वर्ट कराया जाता था, ये मारपीट कौन करता था, किस तरीके से यातनाएं देता था? हाँ, वहाँ पर वही जो मदरसे में जो ज़िम्मेदार होती थी लेडीज़, वही करती थी। सुबह आप नहीं उठोगे 4 बजे तहज्जुद के टाइम, तो आपको मारना शुरू कर देते थे। एक छड़ी होती थी, उस छड़ी से पैरों पे मारते थे सोते हुए में। उससे फिर मार के वो उठाती थी, अगर नहीं उठते थे तो फिर है ना बहुत ज़्यादा बाल वग़ैरह खींच के मारना, फिर बोलना कि तुम यहाँ पर फ्री का हराम का खाने नहीं आई हो और तुम्हें सीखना है या नहीं सीखना है, अगर तुम्हें क्लास नहीं तुम पूरी करोगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और सज़ा के तौर पे बाथरूम साफ करवाए जाएँगे, कपड़े उनके धुलवाए जाते हैं घर के, खाना बनवाया जाता था, ये सब चीज़ें होती थी वहाँ। तो आप सुन सकते हैं एक लड़की की दास्तां, एक ब्राह्मण लड़की की दास्तां, जिसे ना केवल ट्रैप में फंसाया गया फेसबुक के जरिए, उसके बाद उसे बेचा गया, उसका मदरसा पहुंचाया गया, मदरसे में निकाह से लेकर हलाला तक कराया गया और किस तरीके से यातनाएं दी जाती थी। गजवाए हिंद का जिक्र किया गया, जहां पर लड़कियों को बताया जाता था कैसे गजवा हिंद के तहत मुस्लिम आबादी बढ़ाना है और खास तौर पर हिंदू लड़कियों से निकाह करने के बाद उसको अलग-अलग जगह पे भेजा जाता था, हलाला कराया जाता था। तो सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़की अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और जगह-जगह पर शिकायतें दी हैं, लेकिन अभी तक इसकी शिकायत पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। राजू राज, जी मीडिया, गाज़ियाबाद।